So students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science Hindi, chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया. So लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला टॉपिक हमें इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि क्या है दक्षिण एशिया. तो दक्षिण एशिया का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं हम. दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए प्रयोग किया जाता है. यानी कि जो दक्षिण एशिया का वर्ड हमें मिला है वो इन इन देशों को इन इन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है. इस क्षेत्र की चर्चा में कभी-कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है. यानी कि जब इस क्षेत्र की इन क्षेत्रों की सबकी चर्चा होती है तो कभी-कभार क्या है अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इनके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है. चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता. चीन जो है वो सबसे प्रमुख और बड़ा हिस्सा है दक्षिण एशिया का, बट दक्षिण एशिया का वो अंग नहीं माना जाता. दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है. किसी में पहले कभी राजतंत्र रह चुका है, किसी में देश में सेना दल का और शासन और किसी में देश में लोकतंत्र. तो बेसिकली देश दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, उनकी समान लोकतंत्र प्रणाली नहीं है. किसी में राजतंत्र रह चुका है, किसी के अंदर सेना शासन रह चुका है, किसी के अंदर लोकतंत्र रह चुका है. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट रूलर आए हैं और उन्होंने राज किया है या लोकतंत्र किया है. और पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा सेना शासन ही रहा है और श्रीलंका के अंदर नेपाल के अंदर राजतंत्र रहा था. सो बेसिकली ये जो दक्षिण एशिया के सारे देश हैं, सारे क्षेत्र हैं, इन सबकी संस्कृति और कल्चर अलग-अलग है और लोकतंत्र भी. ठीक है? तो इसके बाद टॉपिक मिलता है हमें क्या है दक्षिण एशिया के बाद, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र. यानी कि पाकिस्तान में सेना शासन और लोकतंत्र के बीच में क्या-क्या संबंध है और वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, वो हम आज सीखेंगे. तो पाकिस्तान में पहले संविधान निर्माण के बाद के शासन की बागडोर जनरल अय्यूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करवा लिया. परंतु उनकी शासन के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा और इनको अपना पद छोड़ना पड़ गया. यानी कि पाकिस्तान में पहले संविधान निर्माण के बाद देश के शासन की बागडोर किसने ली थी? जनरल अय्यूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी और उन्होंने जल्द ही अपना निर्वाचन भी करवा लिया. परंतु इनके शासन के विरुद्ध जनता इतनी भड़क उठी कि इनको अपना पद छोड़ना पड़ गया और एक बार फिर से सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया. यानी कि जो सैनिक शासन चल रहा था, एक बार उसके लिए फिर रास्ता साफ हो गया क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो भी नेता था, उसने अपना पद छोड़ दिया था क्योंकि जनता उसके विरुद्ध हो गई थी. और इसी के चलते देश के शासन की बागडोर फिर से सैनिक शासन के अंदर आ गई और चाहे देश की कमान याहिया खान ने संभाल ली. यानी कि इसके चलते क्या हुआ, देश की जो कमान है वो दोबारा से सेना शासन के अंदर आ गई और देश की बागडोर किसने संभाली? याहिया खान ने. परंतु इनकी शासन के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत के संकटों का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया और लोकतंत्र कायम हो गया. तो बेसिकली 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर याहिया खान थे, उस मतलब शासन कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर. उन्हीं के दौर के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था पाकिस्तान और उसका. और इस युद्ध के चलते पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है वो टूटकर बांग्लादेश बन चुका था. ठीक है? इसके बाद पाकिस्तान का फिर से शासन बदला और जुल्फिकार अली भुट्टो का नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और जो कि 1971 से 1977 तक चली. यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान में शासन बदला और जुल्फिकार अली भुट्टो को नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और जो कि 1971 से 1977 तक चला था इनका शासन. इसके बाद यानी 1977 के बाद ज़िया उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया. यानी कि 1977 तक तो ये शासन चला था. उसके बाद क्या हुआ, एक नया शासन ने जन्म लिया, नया शासक ने जन्म लिया ज़िया उल हक. उन्होंने क्या किया, इस सरकार को गिरा दिया और उनके नेतृत्व में दोबारा सरकार का गठन हुआ. उनके नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ. परंतु 1982 के बाद ज़िया उल हक ने लोकतंत्र आंदोलन का सामना करना पड़ा और फिर उनकी सरकार का भी विघटन हो गया. यानी कि बेसिकली जब हक ने ज़ियाउल हक का जब शासन चल रहा था तो उसने उन्हें लोकतंत्र आंदोलन का काफ़ी सामना करना पड़ा और क्या हुआ, उनकी सरकार का इसी वजह से विघटन हो गया. यानी कि जो पाकिस्तान की भाषा थी उर्दू और संस्कृति थी, वो पूर्वी लोगों के ऊपर थोपी जा रही थी और लोकतंत्र इतना कायम नहीं था. तो उससे क्या हो रहा था, जो पूर्वी लोग थे वो
आंदोलन कर रहे थे कि हमें उर्दू भाषा पे दबाव न डाला जाए, हमारी संस्कृति को ख्याल रखा जाए, जैसे कि बंगाली वगैरह इन सभी की चीज़ों पे। तो उन पे क्या हुआ, उन पे ध्यान दिया गया और साथ ही लोकतंत्र हुआ और उनकी सरकार का विघटन हो गया इसी के चलते। और क्या हुआ, 1988 में फिर से बेनज़ीर भुट्टो को नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। ठीक है? 1988 में फिर से बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में राजनीति बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी विरोध में गिरफ्त हो गई। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेप बाय स्टेप कभी सैनिक शासन आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी सैनिक शासन आया, कभी लोकतंत्र आया। तो वही यहाँ पे स्टेप बता रखे हैं। तो एक बार हम दोबारा रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कौन आया? सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, जनरल अय्यूब खान। जनरल अय्यूब खान आए थे और उन्होंने अपना निर्वाचन काफ़ी जल्दी करवा ही लिया था। वो एक लोकतंत्र पार्टी थी, जनरल अय्यूब खान के दौर में थी। बट जनरल अय्यूब खान को जनता जब उनके विरुद्ध चली गई किसी वजह से, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ गया और फिर से दोबारा सैनिक शासनों का रास्ता साफ हो गया और इसी के चलते जनरल अय्यूब खान क्या तो पद छूट चुका था, ठीक है? बट उसके बाद जब वो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो इसके चलते देश की शासन की बागडोर फिर से सैनिक शासन के अंदर आ गई और याहिया खान ने इसका नेतृत्व किया। यानी याहिया खान ने फिर अपनी मतलब जो देश की कमान थी वो सँभाली और सैनिक शासन दोबारा लौट आया। इन्हीं के चलते क्या हुआ, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा और 1971 के अंदर, यानी इन्हीं के दौर के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। इसके बाद पाकिस्तान में फिर से शासन बदला, यानी कि याहिया खान के बाद दोबारा से शासन का बदलाव हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में दोबारा सरकार का गठन हुआ, जो कि 1971 से 1977 तक चली। तो अभी क्या हो रहा था, सबसे पहले जनरल अय्यूब खान ने लोकतंत्र की बनाई थी, लोकतंत्र पार्टी थी। उसके बाद सैनिक शासन आया याहिया खान के दौर में। याहिया खान के बाद दोबारा से क्या आया, जुल्फ़िकार अली, उनका लोकतंत्र का ही शासन था। इसके बाद यानी 1977 के बाद या 1977 तक जो शासन चला था, फिर 1977 के बाद ज़ियाउल हक ने अपनी सरकार गिरा दी और अपना ज़ियाउल हक की सरकार गिरा दी और उनके नेतृत्व में दोबारा सरकार का गठन हुआ। यानी दोबारा सरकार का गठन कर दिया और फिर उनकी सरकार का भी विघटन हो गया। उनका सरकार का विघटन क्यों हो गया? परंतु 19 1918 में फिर से बेनज़ीर भुट्टो का नेतृत्व हुआ, में लोक सरकार का गठन हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में राजनीति बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और फिर इसके चलते 1999 तक ये अवस्था चलती रही। बेसिकली जब हमारा क्या हुआ, ज़ियाउल हक का भी दौर खत्म हो गया, यानी ज़ियाउल हक की जो लोकतंत्र पार्टी थी, उसका भी एंड हो गया। तो उसके बाद का कौन आया? बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो ने अपना दोबारा शासन किया उसके बाद और पाकिस्तान पे राजनीति चलाई। उनके नेतृत्व में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी के नेता थे और मुस्लिम लीग, ये एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बद तोड़ा था हिंदुस्तान में से। उन दोनों के बीच में, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में आपसी होड़ चलती रही उनके दौर के अंदर। और फिर क्या हुआ, और फिर एक बार 1999 में सेना ने पाकिस्तान शासन में दखल दी, यानी जो सेना थी हमारी उसने दोबारा पाकिस्तान शासन में दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ के पद से हटा दिया। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपनी निर्वाचन एक राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सैनिक शासन कायम था। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन का लोकतंत्र करार देने के लिए चुनाव करवाए थे। फिर 2008 से पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीकों से चुने गए नेता ही शासन कर रहे हैं। तो ये था हमारा एंड पाकिस्तान में कैसे सेना और लोकतंत्र का स्टेप रहे, पहले सेना आई, फिर लोकतंत्र, फिर सेना, फिर लोकतंत्र, किसने किसकी सरकार गिराई और क्या-क्या शासन को, जब शासन चल रहा तो जनता को क्या-क्या झेलना पड़ा। तो ये सब चीज़ें थी। तो थोड़ा-सा इसका एक अगला टॉपिक है पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार के स्थायी ना पाने का कारण। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा और सुना, तो उसमें क्या था, हमारी जो पाकिस्तानी सरकार थी वो स्थायी नहीं रह पा रही थी। कभी सैनिक शासन के अंदर बदलाव आ रहा था, कभी लोकतंत्र के अंदर बदलाव आ रहा था, तो वो क्यों आ रहा था? उसके कारण ये है, ये सेना धर्मगुरु और भूस्वामी अभिभाजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों पर शासक को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। यानी कि यहाँ सेना और धर्मगुरु के ज़्यादा चलती थी, उनका दबदबा था।
तो उन्हीं की दखल की वजह से क्या हुआ, कई बार सरकारों का विघटन हो गया और दोबारा सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तंतना रहती है, इसके कारण सैनिक समूह की अधिक मजबूती हो गया है और उनके समूह ये दलील देते हैं कि लोकतंत्र और राजनीतिक समूह में खोट है। यानी कि पाकिस्तान की भारत की हमेशा से क्या है, पड़ती नहीं है, इसके कारण सैनिक समूह अधिक मजबूत होता गया। ठीक है, तो सैनिक तो चाहिए भाई, किसी से लड़ाई लड़ेंगे तो सैनिक तो जरूरी है। तो सैनिक शासन जो है वो काफी मजबूत होता गया और सैनिक समूह की दलील थी कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके अंदर खोट है। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन की स्थायी रखने के लिए पाकिस्तान को कुछ अंतरराष्ट्रीय विशेष समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि जो पाकिस्तान था हमारा, उसके अंदर सभी मतलब एक ही चीज को स्थायी रखने के लिए, लोकतंत्र हो चाहे वो सैनिक शासन हो, तो उसे कोई अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी नहीं मिला। जो चल रहा था वो देश के अंदर ही चल रहा था। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के कारण सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया। यानी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश थे, उन्होंने अपने स्वार्थ यानी अपने बचाव के कारण पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन को ही क्या दिया, बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको डर था इस देश के। और साथ ही इन दो को ये भी डर था, यानी कि बेसिकली क्या बता रखा है यहाँ पे, क्योंकि उनको डर था कि इस देश से आतंकवाद से, जिससे ये देश व्यापारी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, इनको डर था इस देश के आतंकवाद से। और वो किस नाम से जाना जाता है वो आतंकवाद, विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद, इस नाम से उसको जाना जाता है। और साथ ही इन दो को ये भी डर था कि परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं, अर्थात ये होता तो इनके लिए काफी हानिकारक साबित होता। इन कारण ये देश पाकिस्तान पश्चिम एशिया उन्हीं में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। तो बेसिकली जो अमेरिका और पश्चिमी देश थे हमारे, उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण सैनिक शासन को दबदबा दिया। उनको डर था कि जो इस देश के आतंकवाद हैं उनके उनके लिए क्या नाम है, परमाणु हाथ ना लग जाए जिससे उनके लिए खतरा हो। और वो क्या नाम है, जो आतंकवाद था उसको किस नाम से जानते थे, विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद, इस नाम से जाना जाता था इसको। यही कारण था कि देश पाकिस्तान पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में हितों का रखवाला मानते हैं। यानी कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में हितों का रखवाला माना जाता है पाकिस्तान। तो ये था हमारा सारा पाकिस्तान का टॉपिक। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी मतलब डेफिनेशन, सारी हमारी ट्रांजिशन। सो फिर भी अगर आपको किसी पार्ट के अंदर, किसी मतलब टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे दोबारा समझाने की और अच्छे तरीके से कोशिश करूँ। बाकी मैंने अब भी अपनी पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। सो आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।